हेलो बच्चों। तो अभी आपकी इंग्लिश की एग्ज़ाम हो चुकी है और आपको अभी प्रिपरेशन करनी है फिजिक्स के लिए। तो फिजिक्स का जो पेपर है उसके लिए सफिशिएंट टाइम है। अगर आपकी अभी तक प्रिपरेशन नहीं हुई होगी तो भी अगर आप अभी प्रिपरेशन शुरू करते हो तो बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है और आपको एक अच्छा स्कोर मिल सकता है। तो कुछ बच्चे मुझे आईएमपी पूछ रहे थे तो मैंने सोचा चलो आईएमपी क्वेश्चन हम थोड़ा निकालते हैं। और ये जो आईएमपी क्वेश्चन निकाले हैं प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके बेसिस पे आईएमपी क्वेश्चंस निकाले हुए हैं। तो आप इनको अगर प्रॉपरली चैप्टर वाइज करेंगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से आने के चांसेस है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको। तो देखते हैं चैप्टर वाइज कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चंस है। रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, इसलिए मैंने उसमें थोड़े आईएमपी क्वेश्चन ज़्यादा दिए हैं। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका पेपर है इसमें से आ जाए। तो रोटेशनल डायनेमिक्स में डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये डिफरेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये डिफरेंस नहीं आया तो कम से कम सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन वन सेंटेंस क्वेश्चन में आ सकती है। ड्रॉ द डायग्राम, तीसरा क्वेश्चन है ड्रॉ द डायग्राम शोइंग ऑल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल मूविंग अलोंग कर्व्ड बैंक रोड। मैं बोलता हूँ बैंकिंग ऑफ रोड का पूरा डेरिवेशन ही करो, उसके ऊपर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे एंगल ऑफ बैंकिंग का डेरिवेशन निकालो, ऐसा बोल सकते हैं। तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करो। उसके बाद में डिफरेंस इन द टेंशन एट हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में देखो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंस इन द टेंशन एट हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में लीनियर वेलोसिटी जो है सर्कुलर मोशन में तीन पोजीशन बॉटम टॉप एंड मिडल पे मिनिमम वेलोसिटी की डेरिवेशन है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें। उसके बाद में डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वन सेंटेंस के लिए क्वेश्चन आ सकता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है एंड उसके डायमेंशंस बताओ। मैंने सिर्फ रोटेशनल डायनेमिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन दिए हैं क्योंकि ये चैप्टर डिफिकल्ट है, लेंदी है। बाकी चैप्टर में आपको 5 6 7 क्वेश्चन ही करने हैं। सिर्फ रोटेशनल डायनेमिक्स में आपको थोड़ा 11 क्वेश्चन दिए मैंने आईएमपी में, ठीक है। डिफाइन द रेडियस ऑफ गायरेशन, वन सेंटेंस के लिए आ सकता है। स्टेट एंड प्रूव प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आ सकता है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी का डेरिवेशन, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर वाला डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। उसी को आगे चल के मॉडिफाई करके हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर को मॉडिफाई करके हाफ ऑफ यल ओमेगा कैसे बनता है वो प्रिपेयर करो। कॉन्जर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड उसके एग्जांपल्स कर लेना अच्छे से। उसके बाद में रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का जो डेरिवेशन है वो इंपॉर्टेंट करना, इंपॉर्टेंट है तो वो भी प्रिपेयर करना। सिर्फ रोटेशनल डायनेमिक्स में ज़्यादा क्वेश्चंस दिए मैंने, बाकी चैप्टर में आप देख सकते हो कि मतलब प्रयास किया कि मैंने कम से कम क्वेश्चन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब चैप्टर कवर हो जाए। सेकंड चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इसमें वन सेंटेंस में ये डेफिनेशंस आ सकते हैं। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये आ सकता है किसमें, वन सेंटेंस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं अलग अलग। डिफाइन सरफेस टेंशन, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आईएमपी क्वेश्चन है ये। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी ऑन सरफेस टेंशन, मैं बोल रहा हूँ ये इम्प्योरिटी का कंसेप्ट तो अच्छे से कर ही लो, क्योंकि इम्प्योरिटी के ऊपर इसके पहले बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। इम्प्योरिटी के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आए, इम्प्योरिटी के ऊपर कभी कभी सोल्यूबल इम्प्योरिटी की वजह से सरफेस टेंशन क्या होता है। सोल्यूबल इम्प्योरिटी की वजह से सरफेस टेंशन आप सबको पता है इंक्रीज होता है। इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी की वजह से सरफेस टेंशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। पार्शियली सोल्यूबल इम्प्योरिटी अगर होगी तो उसकी वजह से भी सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। फिनॉल कैसी इम्प्योरिटी है, उसके ऊपर वो फिनॉल अगर ऐड करेंगे पानी में तो पानी का सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, आपको डिक्रीज हो जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप ये इम्प्योरिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करो, इसमें वन सेंटेंस एमसीक्यू आ सकता है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद में डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड ड्रॉप ऑफ लिक्विड। लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सेस ऑफ प्रेशर कितना होगा, आप सबको पता है 2T/R होता है, और आपको पता है बबल के अंदर एक्सेस ऑफ प्रेशर 4T/R होता है। और ये दोनों इक्वेशन से ना, इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए अलग फॉर्म में क्वेश्चन कैसा पूछ सकते हैं, यही दो इक्वेशन को दूसरा नाम है लैपलास लॉ फॉर स्फेरिकल मेम्ब्रेन। लेकिन आपको लैपलास लॉ सुनने के बाद में ऐसा लगता है कि लैपलास लॉ ऐसा कुछ तो लॉ हमने फिजिक्स में पढ़ा ही नहीं है, लेकिन आपको वो अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये लैपलास लॉ भी इसका ही पार्ट है, बराबर है। लैपलास लॉ मतलब वही है
क्वेश्चन सेम है, ये फॉर्मेट में भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने ये रखा है। क्वेश्चन सेम है, ऐसा मत सोचो कि अलग अलग क्वेश्चन है। उसके बाद में डिफाइन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स। एक तो आपको डेफिनेशन में 1 सेंटेंस में पूछ सकते हैं, तो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसमें ये आ सकता है। उसके बाद में 5th नंबर, व्हाट इज अ कैपिलरी, एनी टू एप्लीकेशन ऑफ कैपिलरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड के अंदर तो बहुत चांसेस है कि इसमें से आने वाला है आपको। फ्लूइड अच्छे से कर लेना, ठीक है, फ्लूइड के आईएमपी क्वेश्चन कर लेना अच्छे से, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स थोड़ा अलग चैप्टर है, उसमें आईएमपी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आईएमपी क्वेश्चन अच्छे से करो। उसके बाद में क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, रेनॉल्ड नंबर क्या है, इसका अच्छे से कर लेना। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी, टर्मिनल वेलोसिटी का क्वेश्चन। सोप बबल का ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है 8 नंबर का। अगर मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि यही न्यूमेरिकल आएगा, मैं न्यूमेरिकल जहां पे भी रखा है मैंने आईएमपी में, वैसे टाइप के न्यूमेरिकल सारे पेपर में इसलिए रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये आप करो ना करो आपकी इच्छा है, न्यूमेरिकल्स, लेकिन ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, सेम टू सेम आने वाला नहीं है। जैसे थ्योरी क्वेश्चन सेम टू सेम आने के चांस है, वैसा न्यूमेरिकल में नहीं होता। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर, 3rd चैप्टर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो चैप्टर है, इसके अंदर टोटल मैंने आईएमपी क्वेश्चन दिए हैं सिर्फ 7 क्वेश्चन। आप 7 क्वेश्चन में से अगर करेंगे ना तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बहुत कुछ कवर हो जाएगा। 7 क्वेश्चन कौन, उसमें पहला क्वेश्चन है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रेशर का। ये सब पीवाईक्यू के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बनाया गया है, इसको आप करना ही है कंपलसरी। आप इससे बियॉन्ड जा सकते हैं, लेकिन इसको स्किप मत करना। जो क्वेश्चन मैंने आईएमपी दिए वो पहले करना, इसको स्किप मत करना। आप इसके बियॉन्ड जा सकते हो और डिटेल में पढ़ाई करो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इसके बियॉन्ड आप पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये करना, ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। डिराइव रूट में स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर प्रूव करना है। स्टेट बॉयज लॉ ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये क्वेश्चन कर लेना है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या है ये क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं तो फिर इस ब्लैक बॉडी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। उसके बाद में डिफाइन इमिसिव पावर एंड कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन ऑफ बॉडी, 1 सेंटेंस में बिल्कुल आ सकता है ये क्वेश्चन। स्टेट एंड प्रूव द किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन theoretically and explain the energy distribution spectrum of black body radiation in terms of wavelength। और एक इंपॉर्टेंट है इसमें वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसका भी आप थोड़ा याद रखना, क्योंकि ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का ही पार्ट है। ये लास्ट के क्वेश्चन में वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर 4th नंबर का। इसके आईएमपी क्वेश्चन मैंने देखो कितने कम दिए, 6 क्वेश्चन अच्छे से करो, चांसेस है इसमें से आने का। मतलब मैंने प्रयास किया है कि आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आईएमपी क्वेश्चन मतलब पूरा चैप्टर दे दो। प्रयास किया है मैंने जितना कम से कम क्वेश्चन में मैं आईएमपी दे पाऊं। अब जैसे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर पहला क्वेश्चन है स्टेट 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पहला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। स्टेट 1st लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 1 सेंटेंस में आ सकते हैं क्वेश्चन ये। व्हाट इज अ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम, मैंने इक्विलिब्रियम लिख के मतलब पढ़ाते वक्त क्लियर किए हैं, तो ये कौन कौन से इक्विलिब्रियम है इसको देखना है। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क के लिए आपको पूछ सकते हैं। डिफाइन आइसोथर्मल प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस, मैं बता रहा हूं ना ये एडियाबेटिक प्रोसेस एंड आइसोथर्मल प्रोसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 प्रोसेस अच्छे से कर लो, इसमें से एक प्रोसेस का कुछ ना कुछ आने वाला है आपको पेपर में। उसके बाद में मैंने ये 6 नंबर का, ये तो मैं बता रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन भी नहीं है, ये मैंने सिर्फ बताया कि ऐसे टाइप का एक न्यूमेरिकल आ सकता है, ऐसे टाइप का न्यूमेरिकल आ सकता है। आपको समझ में आ गया, मतलब कौन से फार्मूला के ऊपर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो इक्वेशन है हिट सप्लाइड इक्वल टू चेंज इन इंटर एनर्जी प्लस वर्क डन, इस फार्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है। मतलब मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए इस चैप्टर में से, ये 5 क्वेश्चन पहले अच्छे से कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए मैंने। ये 6 नंबर का क्वेश्चन तो मैंने सिर्फ बताया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, यही न्यूमेरिकल आएगा ऐसा नहीं, लेकिन ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले के ऊपर एमसीक्यू न्यूमेरिकल या 1 सेंटेंस क्वेश्चन कुछ ना कुछ आने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं एसएचएम, एसएचएम में मैंने टोटल क्वेश्चन कितने दिए देखो, हाँ एसएचएम में मैंने 9 क्वेश्चन दिए हैं। देखो जहां पे जरूरत है मैंने क्वेश्चन ज्यादा दिए आपको, जहां पे जरूरत नहीं वहां पे कम क्वेश्चन दिए। अब 9 क्वेश्चन दिए, उसमें देखो ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन 2 मार्क के लिए आ सकता है डिराइव करने के लिए।
फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क के लिए, नहीं तो 4 मार्क के लिए भी आ सकता है। ये क्वेश्चन 4 मार्क को आ सकता है बेटा, और बहुत चांसेस है कि लास्ट का जो सेक्शन है उसमें 4 मार्क का क्वेश्चन ये आ जाए। रिप्रेजेंट ग्राफिकली द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन व्हेन मोशन स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। एंड उसके जैसा ही क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन व्हेन मोशन स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। ये दोनों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक करेंगे तो दूसरा बिल्कुल आसान जाता है। आप एक प्रॉपरली प्रिपेयर करेंगे और दूसरा ओवरलुक करेंगे तो भी आपको समझ में आता ही है। उसके बाद में डिफाइन फेज ऑफ एसएचएम। फेज ऑफ एसएचएम का क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन 1 सेंटेंस में व्हाट इज द फेज ऑफ एसएचएम आ सकता है। उसके बाद में जो मैंने बताया ये दोनों क्वेश्चन देखो, डिस्कस एनालिटिकल कंपोजिशन ऑफ 2 लीनियर एसएचएम हैविंग सेम पीरियड एंड अलोंग द सेम पाथ। ये क्वेश्चन आ सकता है। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर एम्पलीट्यूड, find the resultant amplitude when phase difference is 0 radian and pi/2 radian। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कंपोजिशन के बाद में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का एक कंसेप्ट है, उसके 2 ये क्वेश्चन आ सकता है उसके ऊपर। उसके बाद में एसएचएम में है देखो, डिफाइन इपोक ऑफ एसएचएम। इपोक ऑफ एसएचएम को डिफाइन करने के लिए आ सकता है, बराबर है। डिफाइन इपोक ऑफ एसएचएम, स्टेट फैक्टर्स ऑन विच टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स परफॉर्मिंग एसएचएम डिपेंड्स। उसके बाद में पीरियड ऑफ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के ऊपर है। उसके बाद में सेकंड्स पेंडुलम 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। उसके बाद में डिफाइन एंगुलर एसएचएम, इसका 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। नेक्स्ट चैप्टर है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स चैप्टर जो उसके अंदर आईएमपी क्वेश्चन है ये देखो, एक है स्टेट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, बहुत आसान है, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। उसके बाद में स्टेट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। उसके बाद में डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्री वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन के डिफरेंस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ फर्स्ट 2 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एन एयर कॉलम ओपन एट बोथ द एंड्स। ये पाइप का क्वेश्चन है। उसके बाद में ये ओपन ऑर्गन पाइप के लिए है, एंड ये है क्लोज ऑर्गन पाइप। दोनों पाइप के अच्छे से ये मोड्स कर लेना। शो दैट ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रेट स्ट्रिंग वाइब्रेशंस, बराबर है ना। स्ट्रेट स्ट्रिंग बिटवीन 2 रिजिड सपोर्ट्स। व्हाट इज अ हार्मोनिक एंड ओवरटोन्स, ये 2 पॉइंट्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स क्या है उसे अच्छे से कर लो, ठीक है। उसके बाद में 8 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेट द लॉज ऑफ लेंथ एंड लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। उसके बाद में ये क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन दिए। 10th नंबर का क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल है, मैंने ऐसे ही एक न्यूमेरिकल रखा है साथ में। आपको अगर न्यूमेरिकल आपके अच्छे हैं तो प्रिपेयर करो, अदरवाइज प्रिपेयर मत करो। 9 क्वेश्चन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में से वो अच्छे से कर लेना। उसके बाद में वेव ऑप्टिक्स, देखो वेव ऑप्टिक्स के अंदर मैंने 6 क्वेश्चन ही दिए, 6 क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करो, ऐसा लगता है, देखता हूँ, हाँ ये 6 क्वेश्चन ही है। देखो वेव ऑप्टिक्स के अंदर 6 क्वेश्चन है, ये 6 आईएमपी क्वेश्चन पहले कर लेना। जैसे वेव ऑप्टिक्स के अंदर पहला क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस। एक ये क्वेश्चन है। मैंने कुछ चैप्टर में बहुत कम क्वेश्चन दिए, उसको पहले प्रायोरिटी दो, वो क्वेश्चंस कर लो, बहुत आईएमपी है। उसके बाद में नेक्स्ट है, स्टेट द कंडीशंस एंड नेसेसरी फॉर ऑब्टेनिंग शार्प एंड स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न मिलने के लिए क्या कंडीशंस हैं? स्टेट कंडीशंस टू गेट कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या क्या कंडीशन है, जैसे पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो। व्हाट हैपेंस इफ द फ्रिंज विड्थ ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न in the to the fringe width of with in diffraction pattern if the diameter of wire is increased, diameter of wire is increased। उसके बाद में है explain the release criteria for central maxima। उसके बाद में है what is a Fraunhofer diffraction, बराबर है।
फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या है उसके बारे में क्वेश्चन है कि मतलब क्या होता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। देखो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखो पहला है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगी, यहाँ पे क्वेश्चन है। दूसरा सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्वेश्चन है ये। व्हाट इज अ पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, इसके ऊपर ध्यान दो। डिफाइन द कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर एंड इट्स एसआई यूनिट। उसके बाद में कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, इसके ऊपर क्वेश्चन है। डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वैन डिग्राफ जनरेटर। एंड एक न्यूमेरिकल आपको देना था इसलिए मैंने न्यूमेरिकल दिया आपको, एमसीक्यू या वन सेंटेंस में आ सकता है इसलिए दिया है। वैसे देखेंगे तो ये न्यूमेरिकल आपको अगर न्यूमेरिकल जमते होगे तो ही करना, क्योंकि सेम टू सेम वैल्यू का न्यूमेरिकल आने वाला नहीं है। इसको आप लर्न करना चाहते हो तो मत करो, जरूरत नहीं है। मतलब 6 क्वेश्चन अच्छे से करो इस चैप्टर में से। उसके बाद में करंट इलेक्ट्रिसिटी के टोटल मैंने 9 क्वेश्चन दिए, आसान आसान क्वेश्चन है, नाम के लिए 9 क्वेश्चन बहुत आसान आसान। किरचॉफ्स लॉ कितना आसान है, किरचॉफ्स लॉ क्या है। उसके बाद में एक्सप्लेन विथ नीट सर्किट डायग्राम हाउ विल यू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, मीटर ब्रिज यूज करके। डिस्क्राइब द पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल। डिस्क्राइब हाउ a potentiometer is used to compare the EMF of two cells by combination method। combination method मतलब sum and difference method है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट दे सकते, बोल सकते कि सम एंड डिफरेंस मेथड से EMF कैसे कंपेयर करते बताओ, तो मतलब वो कॉम्बिनेशन मेथड ही है, याद रखना है आपको। उसके बाद में डिस्क्राइब हाउ पोटेंशियोमीटर यूज टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स बाय कनेक्टिंग देम सेपरेटली। मतलब सेपरेट मेथड जो है ना उसमें एक एक सेल को कनेक्ट करते हैं और EMF को कंपेयर करते हैं वो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस में ये पूछ सकते हैं, पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर का डिफरेंस पूछ सकते हैं। उसके बाद में ये क्वेश्चन है डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट। लाइट थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो रहा है मेरे एंगल से, इधर से लाइट लगा है इसलिए कुछ कुछ क्वेश्चन पढ़ते वक्त गड़बड़ हुई होगी, तो भी आपको दिख रहा है प्रॉपरली, कैमरा में प्रॉपर दिख रहा है। देखो यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्शन दिखता है बोर्ड में, ठीक है। डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट, एक्सप्लेन हाउ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू वोल्टमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा होता है हाउ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू एमीटर। एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को, एंड वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके क्वेश्चंस कर लो अच्छे से। उसके बाद में है 10 नंबर का चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। देखो इसमें पहला क्वेश्चन है शो दैट डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस in moving coil galvanometer is directly proportional to current flowing through the coil and vice versa। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी पॉइंट ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। कभी कभी इतना ही पूछ सकते हैं स्टेट एम्पियर्स लॉ 1 सेंटेंस के लिए, और 3 मार्क के लिए सब पूरा पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में स्टेट एम्पियर सर्किट लॉ ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ टोरॉइड। टोरॉइड के बारे में, टोरॉइड के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है टोरॉइड। नेक्स्ट है, अब ये क्वेश्चन मैंने वैसे देखेंगे तो ये चैप्टर में बहुत कम क्वेश्चन दिया आपको। देखो मतलब मैंने क्वेश्चन ही कितने दिए, 1 2 3, ये तो न्यूमेरिकल है, ये तो न्यूमेरिकल है। मतलब 3 क्वेश्चन मेन दिए मैंने इस चैप्टर में से, 3 ही सिर्फ, वो अच्छे से करो पहले। और ये 4 नंबर का तो न्यूमेरिकल ही है, न्यूमेरिकल एज इट इज आएगा, बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना। मैंने ऐसे बताया कि ऐसे टाइप का न्यूमेरिकल आ सकता है फोर्स का, बराबर है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। मतलब 2 वायर्स के बीच में का फोर्स निकालो, नहीं तो 2 वायर के बीच में का फोर्स दिया है एंड आपको बोल सकते हैं एक वायर का करंट ये है, तो दूसरे वायर का करंट क्या होगा, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब 11th नंबर का जो है, 11th नंबर का जो क्वेश्चन है, 11th नंबर का सॉरी जो चैप्टर है उसके आईएमपी क्वेश्चन ये है। 11th नंबर के चैप्टर में मैंने 8 आईएमपी क्वेश्चन आपको दिए हैं, 8 आईएमपी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है इन हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रॉन कैरिंग चार्ज E revolve in an orbit of radius r with speed v, obtain the expression for magnitude of magnetic moment of revolving electron। आपको पता है वो EVR/2 वाला डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है स्टेट द फार्मूला फॉर बोर्स ऑर्बिट
सॉरी बोर्स मैग्नेटॉन, ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ये क्वेश्चन कर लेना। स्टेट एंड डिफाइन एंड स्टेट यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, अच्छा क्वेश्चन है, कर लेना। डिफाइन मैग्नेटाइजेशन, स्टेट एसआई यूनिट एंड डायमेंशन। उसके बाद में डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। मतलब टोटल 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब जो 7वां क्वेश्चन है वो क्या है, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, एंड क्यूरी टेम्परेचर के अबो हिट करने के बाद में क्या होता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आपको बताए, क्यूरी टेम्परेचर के अबो अगर हिट करेंगे तो पैरा में कन्वर्ट होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। और ये जो न्यूमेरिकल है, मतलब मैग्नेटिज्म में मैंने 7 क्वेश्चन दिए सिर्फ आपको, और ये जो 8वां नंबर का क्वेश्चन है न्यूमेरिकल दिया है, इसलिए दिया कि मैंने ऐसा कहा है कि ऐसे टाइप का न्यूमेरिकल आ सकता है। आपको ये 8 नंबर का क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं जमते तो मत करो, लेकिन करेंगे तो ऐसा ऐसे टाइप का न्यूमेरिकल मैग्नेटिज्म में आ सकता है, 1 मार्क के लिए आ सकता है, या क्या कह सकते हैं एमसीक्यू में आ सकता है। तो ये एमसीक्यू या 1 सेंटेंस न्यूमेरिकल जो होता है 1 सेंटेंस वाले क्वेश्चन में आ सकता है। उसके बाद में 12th नंबर का जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके अंदर मैंने 8 क्वेश्चन दिए, और मैं तो बोल रहा हूं 8 नहीं 7, ये तो 2 क्वेश्चन मैंने न्यूमेरिकल जैसे दिए। कौन से, 7 एंड 8 न्यूमेरिकल जैसे क्वेश्चन दिए, बराबर है क्या। मतलब आपको ध्यान किसके ऊपर देना है, सिर्फ 6 क्वेश्चन के ऊपर न्यूमेरिकल। जो भी बच्चे बॉर्डर के ऊपर है, या जिनको लग रहा है कि अभी हमें पढ़ के बस पास होना है, या 60 मार्क तक जाना है फिजिक्स में, आउट ऑफ 100 60 या 70 तक जाना है, जिनको आउट ऑफ मार्क लाने हैं, आउट ऑफ मार्क लाने वो न्यूमेरिकल करना पड़ेगा। देखो मतलब बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन मैंने दिया आपको, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से, ईएमआई में से, बराबर है। स्टेट फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ जनरेटेड, बराबर है। उसके बाद में व्हाट इज एडी करंट, बराबर है। तो ईएमआई में से ये क्वेश्चन करना है, 6 क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर, व्हाट इज अ ट्रांसफार्मर, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक्सप्लेन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडी करंट क्या होता है, व्हाट इज एडी करंट, राइट 2 एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट। 6 क्वेश्चन अच्छे से करो ईएमआई में से। एसी सर्किट चैप्टर जो है उसके मैंने 5 क्वेश्चन दिए आपको, 5 क्वेश्चन में से अच्छे से प्रिपेयर करना। 5 क्वेश्चन एसी सर्किट में से आईएमपी क्वेश्चन है, जिसमें पहला है इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, इंपीडेंस क्या होता है। इसमें से कोई भी डेफिनेशन रैंडमली पूछ सकते हैं 1 सेंटेंस में या डिफाइन में, मतलब पूछ सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर डिसिपेटेड प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट, डिफाइन पावर फैक्टर फॉर सर्किट एंड स्टेट इट्स वैल्यू फॉर प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन जो है ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर डिसिपेटेड इन सीरीज एलसीआर एसी सर्किट, हेंस ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। ठीक है, पढ़ो ये क्वेश्चंस, आपको 5 क्वेश्चन करना है। देखो उसके बाद में फोर्थ है व्हाट इज एलसीआर रेजोनेंट सर्किट, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इंपीडेंस, हेंस स्टेट द कंडीशंस फॉर सीरीज रेजोनेंस, बराबर है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है स्टेट द कंडीशंस फॉर करंट एंड इंपीडेंस इन पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, ये क्वेश्चन कर लेना अच्छे से। उसके बाद में एसी सर्किट के और भी क्वेश्चन है क्या, 8 क्वेश्चन है टोटल। देखो मतलब मैंने अभी बनाए हैं क्वेश्चंस, आपको याद रखने ही है। ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है बेटा, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ये 3 क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल, ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं इसलिए बनाए मैंने। मतलब टोटल पहले वाले क्वेश्चंस कितने दिए मैंने, थ्योरी के क्वेश्चन आपको 5 हैं। 5 क्वेश्चन अच्छे से करो। जिनको न्यूमेरिकल जमते नहीं है या न्यूमेरिकल एज इट इज नहीं आता, ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे, आप लर्न मत करना न्यूमेरिकल्स। अगर आपको सिर्फ थ्योरी करना है तो फिर यही क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। 5 क्वेश्चन ऐसे की इंपॉर्टेंट है थ्योरी के, और न्यूमेरिकल ऐसे टाइप में आ सकते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल्स मैंने दिए हैं, ठीक है।
उसके बाद में नेक्स्ट है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर, उसमें स्टेट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, व्हाट इज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बराबर ये क्वेश्चंस हैं, सॉरी ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन क्या होता है, डिस्क्राइब एक्सपेरिमेंट टू स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये क्वेश्चन है। उसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर देखो क्वेश्चंस इतने ही है, समझो कितने, ये देखो यहाँ तक क्वेश्चन है ना, यहाँ तक 5 क्वेश्चन है समझो, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, ये क्वेश्चंस है। उसके बाद में जो है न्यूमेरिकल है, मतलब जिनको अगर थ्योरी ही करना है तो उनके लिए आईएमपी क्वेश्चन है 5। न्यूमेरिकल आपकी मर्जी है, अगर ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते, जिनको न्यूमेरिकल का लॉजिक है, जिनको न्यूमेरिकल की वैल्यू चेंज होगी तो नहीं जमेगा, वो मत करना। ये न्यूमेरिकल के टाइप है, ऐसे टाइप में न्यूमेरिकल आएगा तो इनकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे सिर्फ अब थ्योरी कर रहे हैं, जिनको सिर्फ फिजिक्स में बहुत ज़्यादा टॉप स्कोर नहीं करना है, वो 5 क्वेश्चन कर लेना। जिनको 90 अबव जाना है वो सब करो, न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से करो। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लिया, ये चैप्टर के अंदर टोटल कितने थियोरेटिकल क्वेश्चन तो मैंने बहुत कम दिए। देखो थ्योरी क्वेश्चन कितने दिए हैं आईएमपी में, यहां तक ही दिए, 4 क्वेश्चन थ्योरी में दिए, बराबर है, 4 क्वेश्चन थ्योरी में दिए हैं। और ये जो न्यूमेरिकल नीचे के है, ये न्यूमेरिकल जैसे क्वेश्चन है, बराबर है, टोटल 8 क्वेश्चन दिए हैं, तो ये अच्छे से कर लेना। उसके बाद में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये जो चैप्टर है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस चैप्टर, इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ रेक्टिफायर। उसके बाद में एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, जिन्नर डायोड क्या होता है, अल्फा बीटा का रिलेशन जो है वो देखना है आपको, डिफरेंट टाइप ऑफ गेट्स। ये 6 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना, इसमें से आपको मतलब क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। तो इस तरीके से मैंने ट्राई किया है कि आपको आईएमपी क्वेश्चन दूं, मैक्सिमम आईएमपी आपके कवर हो जाए। और आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मैंने प्रयास किया है पीवाईक्यू को ऑब्जर्व करके, और उसमें से भी कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं ये प्रेडिक्शन किया है। आपको इसका एडवांटेज होगा, ज़रूर होगा, तो आप अच्छी तरह से पढ़ाई करो। ये आईएमपी क्वेश्चन है जो बच्चों ने साल भर पढ़ाई नहीं की है, जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छी है वो ये भी करो, और भी कर सकते हैं, और भी डिटेल में जा सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों की कंडीशन है कि अभी सर अभी बहुत कम डेज है, उसमें कैसे प्रिपेयर करें, तो उनके लिए मैंने आईएमपी क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा मतलब वरदान साबित हो गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए। ये अच्छे से करो, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में आपको दिखेंगे, मैक्सिमम आपको फायदा हो जाएगा इसका। ठीक है, थैंक यू।